सीईटी का रिजल्ट लगने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट कुछ प्रॉब्लम्स हमारे साथ आते हैं। उसमें फर्स्ट प्रॉब्लम्स होता है कि दोनों स्टूडेंट का रिजल्ट सेम है, रॉ रिजल्ट सेम है, लेकिन उन दोनों में परसेंटाइल में कुछ फर्क आता है। आज का हमारा वीडियो परसेंटाइल के साथ और एक चीज हमेशा दोस्तों के बीच हमेशा डिस्कशन का इशू रहता है, क्या नॉर्मलाइजेशन ये मेथड सीईटी एग्जाम के रिजल्ट में अप्लाई होती है। तो इस वीडियो का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल दोनों में क्या फर्क होता है। नॉर्मलाइजेशन इस मेथड को हम सीईटी एग्जाम के रिजल्ट में यूज करते हैं या नहीं करते, उसी को हम देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वीडियो को शुरुआत करने के पहले हमारे लिए यहाँ पर हमने दो स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक स्टूडेंट का नाम है रिया और दूसरा स्टूडेंट का नाम है कबीर। दोनों के लिए एमएचटी सीईटी का रिजल्ट है, उनका जो स्कोर आता है 108 मार्क्स आते हैं। लेकिन रिया के लिए जो परसेंटाइल आता है ये 92 आता है, और कबीर की हम बात कर लेते हैं, कबीर के लिए जो परसेंटाइल आता है 84 आता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि ये दोनों में एक साथ स्कोर होने के बावजूद भी परसेंटाइल अलग क्यों है। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, और सीईटी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन किस हद तक हम इसे यूज कर लेते हैं। तो 1 पॉइंट यहां पर हमें फिक्स करनी है, सीईटी एग्जाम में परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। अगर 92 परसेंटाइल आता है उसका मतलब होता है रिया उसी के ग्रुप में, उसी की कैटेगरीज में, या हम कभी की बात कर लेते हैं उसी की ग्रुप में या उसी की कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल अगर उसकी ओबीसी कैटेगरी आती है तो ओवरऑल महाराष्ट्र में 92 परसेंटाइल का मतलब होता है सी इज अहेड ऑफ अबाउ जो बाकी लोग हैं उससे 92 परसेंटेज वो अहेड है। अगर हम कबीर की बात कर लेते हैं, उसका परसेंटाइल अगर 84 परसेंटाइल आता है तो उसका मतलब होता है सपोज ही इज बिलोंगिंग टू द वन क्लास। अगर हम क्लास की बात कर लेते हैं, ओपन लीजिए, एससी लीजिए, एसटी लीजिए या एनटी लीजिए, तो उसकी पर्टिकुलर क्लास में वो 85% स्टूडेंट से आगे होता है। तो ये जो कंसेप्ट आता है ना, ये परसेंटाइल का कंसेप्ट होता है, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं आती। तो फिलहाल नॉर्मलाइजेशन को समझने के लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। अगर हम कुछ एग्जाम की बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम आईबीपीएस एग्जाम की बात कर लेते हैं, या एसबीआई पीओ की एग्जाम की बात कर लेते हैं, या एमबीए की एग्जाम की बात कर लेते हैं। ऑल ओवर इंडिया में ऑलमोस्ट इस एग्जाम के लिए मोर देन 10 to 15 लाख स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये एग्जाम किस तरह से कंडक्ट की जाती है, उसके अलग अलग शिफ्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग की कुछ शिफ्ट होती है, उसी के साथ कहीं आफ्टरनून की शिफ्ट होती है, कुछ बच्चों के लिए इवनिंग शिफ्ट होती है। तो दिस एग्जाम्पल अगर एग्जामिनेशन देखो तो ऑलमोस्ट ये 3 दिन तक चलती है। तो 6 जून से लेकर 7 जून तक देखो, 8 जून तक देखो। तो ये देखो मॉर्निंग शिफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2025 की अगर हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनमें से कोई भी एग्जामिनेशन की, तो हर साल 9 क्वेश्चन पेपर को सेव किया जाता है। तो माइट भी आप इमेजिन करो, अगर आपका पेपर 6 जून की मॉर्निंग शिफ्ट में आता है और किसी बंदे का पेपर 8 जून की नून सेशन में आता है, तो ये 2025 की एग्जाम है, सेम ईयर की एग्जाम है, पैटर्न एग्जाम का सेम है, लेकिन उसका जो क्वेश्चंस लेवल है या शिफ्ट का लेवल है, इधर ये एवरेज हो सकता है, इधर ये मोर डिफिकल्ट हो सकता है, या इजी हो सकता है। अगर कोई बंदा मॉर्निंग शिफ्ट में आता है 6 जून को, अगर उसका पेपर इजी लेवल का होता है तो डेफिनेटली उसके चांसेस ज्यादा मार्क्स मिलने के सबसे ज्यादा होते हैं। अगर ये 6th लेवल में आता है और ये लेवल ऑफ एग्जामिनेशन डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए मार्क्स लाना बहुत डिफिकल्ट होता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट थिंग्स, एक फेयर ग्राउंड हो। अगर आपकी लेवल एग्जाम की डिफिकल्ट आती है किसी सीट में,
अगर किसी बंदे की लेवल ऑफ एग्जामिनेशन किसी शिफ्ट में इजी आ जाती है, तो दोनों को नॉर्मलाइज करने के लिए, दोनों की जो परफॉर्मेंस है उसको इफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन मेथड को यूज किया जा सकता है। तो यू शुड अंडरस्टैंड नॉर्मलाइजेशन इन मेथड किस एग्जाम में यूज की जाती है, जिस एग्जाम में मल्टीपल सेशंस होते हैं। आज की अगर हम बात करें, इंडिया में मल्टीपल सेशन होना, मल्टीपल शिफ्ट होना, ये आईबीपीएस हो, ये एसबीआई हो, इस एग्जाम में आती है। अगर सेशन में, शिफ्ट में हर एक एग्जाम पेपर का लेवल अलग होता है, चाहे वो डिफिकल्ट हो सकता है, इजी हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, तो इन नॉर्मलाइजेशन मेथड को यूज किया जा सकता है। तो पर्पस क्या आता है कि बच्चों के लिए अगर हम परफॉर्मेंस या उनकी इफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कुछ फेयरनेस होना चाहिए। डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन मेथड के लिए कुछ हम मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं। लेकिन सीएटी की एग्जाम आती है तो सीएटी की एग्जाम, चाहे वो एमएसटी सीएटी, हम पीसीबी की बात कर ले या पीसीएम की बात कर ले, सिर्फ हम पीसीबी की बात कर लेते हैं तो पर्टिकुलर ईयर में एग्जाम वन टाइम वन शिफ्ट में ही होती है, वहां पर अलग अलग शिफ्ट नहीं होती। तो डेफिनेटली ये तय होता है हमारी एमएससीआईटी एग्जाम के लिए नॉर्मलाइजेशन, ये जो क्राइटेरिया होता है, इस क्राइटेरिया या फॉर्मुलाइजेशन को हम बिल्कुल यूज नहीं कर पाते। तो नॉर्मलाइजेशन कहाँ पर यूज किया जाता है? जीएटी मेन एग्जाम में, एबीपीएस एसबीआई की एग्जाम में, क्यूट एग्जाम में, जहां पर अलग अलग शिफ्ट होती है। क्या हमारे लिए एमएचटी सीएटी के लिए इस तरह का कोई शिफ्ट नहीं होता, इस तरह का अलग अलग सेशन नहीं होता? तो क्वेश्चन आता है, क्या रिजल्ट को, एमएचटी सीएटी रिजल्ट को नॉर्मलाइज किया जाता है बाय यूजिंग द सम स्टैटिस्टिकल डाटा? तो ये नॉर्मलाइजेशन का आंसर रहेगा नो रहेगा। तो फिर मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रवीण का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी प्रवीण स्लॉट नंबर 1 में है, तो स्लॉट नंबर 1 का पेपर कंपैरेटिवली स्लॉट नंबर 2, जहां पर जया उसकी दोस्त है, उसने अपियर किया था, तो ये इजी था। दोनों में स्लॉट नंबर 1 डिफिकल्ट है, स्लॉट नंबर 2 इजी है। प्रवीण के लिए 85 मार्क्स मिले हैं, उसी के साथ पेपर एक इजी होने के साथ भी जया को 85 मार्क्स मिले, उसका ये रॉ स्कोर है। इसका मतलब ये नहीं होता कि प्रवीण और जया बोथ आर दी सेम या दोनों का परफॉर्मेंस सेम लेवल पर है। डेफिनेटली हम अच्छी तरह से जानते हैं प्रवीण का जो परफॉर्मेंस है रिलेटिवली बेटर होता है। अगर रिलेटिवली बेटर होता है तो ये रिफ्लेक्शन उनके मार्क्स में होना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्शन मार्क्स में होने के लिए नॉर्मलाइजेशन इस मेथड को यूज किया जा सकता है। तो किस तरह से नॉर्मलाइजेशन वर्क्स किया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर हम लास्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, स्लॉट नंबर 1 आता है, जो टॉपर था, स्लॉट नंबर 2 आता है, तो यहां पर हम किस तरह से काम कर लेते हैं? इस स्लॉट नंबर 1 में जो टॉपर आता है उसके मार्क्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसी के साथ स्लॉट नंबर 2 का जो इजी लेवल्स है, टॉपर्स के मार्क्स यहां पर कैलकुलेट किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्लॉट नंबर 1 में जितने भी बच्चे लोग रहते हैं उनका हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। सेम थिंग फॉर द स्लॉट नंबर 2, उनके एवरेज को कैलकुलेट किया जा सकता है। लेटर ऑन सभी स्लॉट नंबर 1 हो, स्लॉट नंबर 2 का जो टॉपर स्टूडेंट आता है दोनों का, उसको भी हम ध्यान में रखते हैं। इन सभी 3 पॉइंट को ध्यान में रखने के बाद नॉर्मलाइजेशन मेथड को यूज किया जा सकता है। देखो, एक प्रवीण स्लॉट नंबर 1 में अपियर होता, कंपैरेटिवली बहुत टफ पेपर था। जया स्लॉट नंबर 2 में अपियर हुई थी, उसका पेपर इजी था। तो उस स्लॉट नंबर 1 के एवरेज मार्क 70 थे, लेकिन स्लॉट नंबर 1 में जो टॉपर था वो 95 मार्क्स का था, लेकिन प्रवीण के जो स्कोर मार्क्स आए थे वो 85 आए थे। सेम के स्लॉट 2 इजी था, एवरेज मार्क्स 80 थे, टॉपर मार्क्स जो थे 95 थे, और जया के लिए मार्क्स थे 85 थे। तो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जो फेयरनेस होना चाहिए, ये फेयरनेस रिकमेंड करता है कि प्रवीण का नॉर्मलाइज परसेंटाइल क्या आता है, 94% आता है, वेयर जया का नॉर्मलाइज परसेंटेज क्या आता है, 84% आता है। तो नॉर्मलाइजेशन एक स्टैटिस्टिकल मेथड्स होती है जो फेयरनेस प्रदान कर लेती है, लेकिन कहां पर यूज की जाती है? जहां पर शिफ्ट होती है, जहां पर सेशंस होते हैं, और हर सेशन की लेवल ऑफ
एग्जामिनेशन का जो टफनेस होता है वो डिफिकल्ट होता है, वहीं पर नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट को यूज किया जा सकता है। सीईटी में इस तरह का सेट नहीं होता, तो डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन इस मेथड को हम बिल्कुल यूज नहीं करते। तो जो इस वीडियो का मेन पर्पस था, क्या नॉर्मलाइजेशन सीईटी एग्जाम के लिए यूज किया जा सकता है या करते हैं, तो बिल्कुल नहीं। एमएचसीईटी की एग्जाम में मल्टीपल सेशन में कंडक्ट नहीं की जाती। एमएचसीईटी की एग्जाम वन गो एग्जाम्स होती है। अगर वन गो एग्जाम्स होती है तो लेवल अगर डिफिकल्ट है तो सभी बच्चों के लिए डिफिकल्ट रहेगा। अगर एग्जाम का लेवल इजी है तो सभी ऑल ओवर महाराष्ट्र के बच्चों का लेवल इजी होगा। दैट इज वन ऑफ द रीजन नॉर्मलाइजेशन सीईटी एग्जाम के लिए यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या यूज किया जा सकता है? परसेंटाइल स्कोर। और परसेंटाइल का मतलब क्या होता है हमने देखा। परसेंटाइल, अगर किसी बच्चे का परसेंटाइल 90 आता है, उसका मतलब होता है कि उसी कैटेगरी के 90% बच्चों से वो उसका बेटर स्कोर है। तो देर इज नो नीड टू डू दी नॉर्मलाइजेशंस इन एमएसटी सीईटी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। जस्ट अंडरस्टैंड पर्पस के लिए मैंने नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल मेथड को यूज किया। सीईटी एग्जामिनेशंस में किस फैक्टर को यूज किया जाता है? परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या नोट कर लगता है? अगर 90% स्कोर आता है तो कंपैरेटिवली आप 90% लोगों से बेटर आपका परफॉर्मेंस तय करता है। तो ये स्टूडेंट्स की रैंक तय करने के लिए होता है। तो ये ऑलमोस्ट जिस एग्जाम में वन सीट एग्जामिनेशंस को हम कंडक्ट करते हैं उसके लिए परसेंटाइल यूज किया जा सकता है। तो उसके लिए फॉर्मूला भी मेंशन किया हुआ। तो ये रिलेटिव पोजीशन बताता है। 95 परसेंटाइल आता है उसका मतलब ये नहीं होता कि यू आर नियर टू 95 परसेंटेज मार्क। 95 परसेंटेज का मतलब वही सीधा होता है, अपने कैटेगरी से 95% बच्चों से आप आगे है। तो ऑलवेज सीईटी की रैंकिंग के लिए परसेंटाइल कंसेप्ट को यूज किया जा सकता है और करते नॉर्मलाइजेशन मेथड को यूज नहीं किया जा सकता। तो होपफुली जो हमारा वीडियो का टाइटल था, क्या टाइटल था? कि सीईटी एग्जामिनेशंस में क्या यूज किया जाता है, वेदर क्वेश्चंस आता है नॉर्मलाइजेशंस या परसेंटाइल मेथड। तो शायद इस वीडियो ने आपका जो क्वेश्चंस था उसका सही आंसर देने की कोशिश की होगी। तो सीईटी एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन मेथड को यूज नहीं किया जाता, तो ये परसेंटाइल मेथड को यूज किया जाता है। होपफुली अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ उसे जरूर शेयर करें। और सीईटी रिलेटेड एडमिशंस की प्रोसीजर जो होती है, फॉर्म फिलअप करना, एप्लीकेशन हो, कैप राउंड फर्स्ट हो, कैप राउंड सेकंड हो, ये किस तरह से वर्कआउट होता है, किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को अच्छे कॉलेज में प्लेस करना है। तो डेफिनेटली इस तरह की क्वेश्चंस के लिए सीईटी एडमिशन पाथफाइंडर इज ऑलवेज विद यू। देयरफॉर देयर इज अ नीड टू हैव द सीईटी काउंसलिंग। अगर सीईटी काउंसलिंग की आपको जरूरत है तो डेफिनेटली नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।